अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कटहरा, मैं हूँ वकास वलाना। हमारे मशरिक में एक मुल्क है भारत। वैसे तो हमारा राइवल है, बड़ा दुश्मन है और अज़ली दुश्मन है ये। वो हमारे इंटरेस्ट में हमेशा खिलाफ ही खड़ा हुआ है और हमें जहाँ पर भी जहाँ जहाँ 1971 से लेकर 1965 में हम उनके खिलाफ जंग लड़ी, 71 का वाक़या हुआ, उसके बाद 99 का, और आज तक उनकी जो इंटरनेशनल पॉलिसीज़ हैं वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हैं। मगर दुश्मन से भी सीखना चाहिए और सीखने की बात यह है कि आज मैं देख रहा था जो फॉर्मली ट्विटर यानी एक्स, उसके ऊपर भी कुछ मुहब्बे वतन पाकिस्तानी वो उसको बैश कर रहे हैं भारत को कि जी देखें 2700 करोड़ रुपए का उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस के लिए एक एडिटोरियम टाइप या सेंटर बना दिया और उसमें पानी आ गया। और लेकिन उसमें छोड़ें, ये सतही बातें हैं। असल बात यह है कि भारत ने G20 के तमाम सरबराहान ममलकत को, एक उनके फाशिस्ट ने, एक उनके गुजरात के बुच्चर ने, कश्मीर को एनेक्स करने वाले, कश्मीर को जाबराना तरीके से अपने अंदर शामिल करने वाले मोदी ने, दुनिया के तमाम सरबराहान ममलकत को एक छत के नीचे इकट्ठा किया। बारिश आई तो नंगे पाँव चले गए, वो नंगे पाँव तक उनके साथ घूमते रहे। यानी वो सऊदी अरेबिया, अमेरिका, यूरोपीय यूनियन के साथ रेल प्रोजेक्ट के ऊपर बात कर रहे हैं, जो कि एक बड़ा ब्लो होगा पाकिस्तान को भी और साथ चाइना की पॉलिसीज़ को भी। मगर वो इतनी तरक्की कर गए हैं कि हमसे बहुत आगे निकल गए हैं। हमारे लिए सोच है, अलमिया है कि हम आज तक अपने सिस्टम, अपने कॉन्स्टिट्यूशन, हमने चलना कैसे है, हमने करना क्या है, हमने सूबों को कितना हिस्सा देना है, उनसे कितना लेना है, क्या करना है, हमने IMF की डील कैसे करनी है, पिछला IMF की डील ख़राब कर गया, हमने डिफ़ॉल्ट होने से बचा लिया। यानी हम डिफ़ॉल्ट होने, अपनी मौत से बचने के लिए, मुआशी मौत से बचने के लिए हम कोशिशें कर रहे हैं और वो दुनिया की बड़ी मईशत बन रहे हैं। यह है आज का पाकिस्तान वर्सेस पाकिस्तान का अज़ली दुश्मन भारत। दूसरी तरफ आज बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि हमारे जितने भी इत्तेहादी हों या हमारी सियासी जमातें हों, वो इलेक्शन से डर कर भाग रहे हैं। मैं उन्हें कहता हूं कि सियासत में जो डर गया वो मर गया। तो आज ना तो पीपल्स पार्टी किसी से डरती है और ना ही भागती है। हम डर के नहीं भागेंगे। हमने PTI को पहले भी बहुत बड़ा ब्लो दिया था, हमने कराची के अंदर उसे हराया, हमने मुख्तलिफ सियासी जमातों के मुकाबले में अच्छी परफॉर्मेंस दी। आज भी हम इलेक्शन से भाग नहीं रहे बल्कि हम खड़े हुए हैं। हमारे साथ शेख फयाजुद्दीन साहब हैं, बहरामंद तंगी साहब हैं, मुफ्ती कफ़ायत मौजूद हैं। बहरामंद तंगी साहब, जो डर गया वो मर गया, यानी फिर नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मौलाना फजल रहमान सारे मर गए। हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। विकास साहब, एक मुहावरा है, जो डर गया वो मर गया। हाँ तो डर गए हैं ना ये मेरे सारे। ख्याल में नहीं नहीं, देखिए ये तो एक मुहावरा चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा। बेमानी मुहावरा और तो नहीं फिर होता। जैसे आप मुनासिब समझते हैं, लेकिन जहां तक चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की कॉन्स्टिट्यूशनल बात है कि इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि 90 डेज में इलेक्शन करवा दे, लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देख ले तो उनका मुतालबा, उनका हक है आईनी तकाजा सामने रखते हुए, लेकिन इलेक्शन कमीशन को गाली नहीं दी, उस पर चढ़ाई नहीं की, उनके सामने डरने की बात नहीं की। तो मैं समझता हूं कि उनका एक हक है और वो इस्तेमाल करना चाहते कि अनाउंसमेंट करे ताकि प्रॉपर तरीके से तमाम सियासी जमातें इलेक्शन की तैयारी शुरू करें और 90 डेज में इलेक्शन हो। दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन अपनी आईनी तकाजों को सामने रखते हुए वो ये सोचती है कि हमने तकरीबन तमाम जमातों के साथ, सरबराहान के साथ उसने मीटिंग की और एक कंसेंसस डेवलप किया। अभी वो भी समझते हैं कि हमने क्या फैसला किया था, कौन सी तारीख पे हमारे इलेक्शन करवाने का प्रोग्राम था, अभी कौन सी तारीख का हम इलेक्शन करवा दे, ताकि उनको भी टाइम की ज़रूरत है ताकि वो फेयर एंड फ्री इलेक्शन करवा दे। लेकिन मैं समझता हूं कि जो नारा है या जो मुतालबा है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का, वो आईनी
और आईन और दस्तूर को सामने रख के करते हैं। मेरे ख्याल में इसमें कोई मज़ायका नहीं है कि वो गलत डिमांड करते हैं, या अल्लाह न करे कि वो टकराव की सियासत चाहते हैं, या इलेक्शन कमीशन पे आदम एतमाद नहीं है। हम वो नहीं है कि उनका इलेक्शन जो कमीशन पे फैसला तो एतमाद हमारे है, उनके डैडी जान का, उनके वालिद साहब का तो एतमाद है, जो उन्होंने कल कह दिया कि भाई करवा दो इलेक्शन प्लीज, जब मर्जी करवा देना। बिलावल कह रहे 90 दिन में करवा देना। असल में अदम एतमाद है उनका तमाम तर सियासी जमातों पर, बशमूल मौलाना फजल रहमान पर। देखिए विकास साहब, मेरी लीडर जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने जो बात की है वो भी आईनी है कि इलेक्शन कमीशन का काम इलेक्शन करवाना, फेयर एंड फ्री इलेक्शन करवाना, और जो डिलिमिटेशन है उनके लिए जितने काम वक्त की जरूरत है उसमें डिलिमिटेशन करके फेयर एंड फ्री इलेक्शन करवाना है। लेकिन अगर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब अपनी सोच और अपनी आईन के मुताबिक बात करते हैं तो वो भी एक आईनी मुतालबा है कि 90 डेज में इलेक्शन हो। गुड कॉप लेकिन बैड कॉप, देखिए, दोनों पोल्स पे खड़े हैं, एक भी मानी गई हम उनके साथ चले जाएंगे। 90 दिन में करवा देंगे तो हम कह देंगे देखा जो बिलावल भुट्टो जरदारी उनकी बात मानी गई। थोड़ा डिले हो जाएगा तो कहेंगे जी कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत थी, आसिफ अली जरदारी के साथ उनकी बात मानी गई। ये दोनों बातें इलेक्शन में वोट की को कोई फायदा नहीं मिलता है पीपल्स पार्टी को। दोनों आईनी तकाजे हैं, दोनों बात करते हैं। और जहां तक जो इलेक्शन जीतने वाली बात है, वो तो मंशूर मैनिफेस्टो और प्रोग्राम को अवाम के सामने रखकर अवाम फैसला करेंगे कि किस टाइप का मंशूर मेरे और मेरे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए अच्छा है। तो पीपल्स पार्टी हमेशा मंशूर पर और मैनिफेस्टो पे वोट मांगते हैं, और जब वो इलेक्शन कैंपेन के लिए जाते हैं वो अपना मंशूर रखते हैं। तो मैं समझता हूं कि दोनों बातें वोट्स की ताकत नहीं देती पीपल्स पार्टी को, बल्कि दोनों जो बॉस है जो उसको बादशाह कहते हैं मुफाहिमत का, तो इसलिए कहते हैं कि वो टकराव नहीं चाहते। लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का जो मुतालबा है वो भी आईनी है। मैं समझता हूं दोनों मुतालबे आईनी है। शेख फयाजुद्दीन साहब, यार वैसे इतने डरपोक हैं आप लोग, भाग गए हैं वो भी दुम दबा के दिन दिहाड़े। वो एक 33 साल के बच्चा नहीं वैसे जवान, 33 साल के जवान 35 साल के जवान से डर के भाग गए हैं जनाब। इतने सियासी नाबालिग हैं आप। हाँ जी शेख साहब। मौलाना साहब अस्सलाम वालेकुम। मैं बासत एहतराम अर्ज करूंगा कि बिलावल साहब हमारे लिए इंतहाई मोहतरम है और उनसे ज्यादा आसिफ जरदारी साहब मोहतरम है। तो पहले ये दोनों बाप बेटे इलेक्शन में पता लगेगा ना कितने तय करते हैं कि सच्चा कौन है और झूठा कौन है। ये तो वही बात हुई कि जरदारी साहब भी सच कह रहे हैं और बिलावल साहब भी झूठ नहीं बोल रहे। तो भाई जो बात हुई है वो आइन के मुताबिक होगी और आइन के मुताबिक हो रही है। कौन सा सच्चा और कौन सा झूठा लग रहा है बाप या बेटा? मैं तो ये कहता हूं कि पाकिस्तान का आइन और कानून सच्चा है, उसके मुताबिक जो भी फैसला होगा वो सबको काबिल कबूल भी होना चाहिए और उस पर अमल भी होना चाहिए। और हमारा कानून ये कहता है कि जब नई मर्दमशुमारी हो जाए तो फिर नई हल्का बंदियां होंगी। इसी के मुताबिक इलेक्शन कमीशन अमल कर रहा है। तो आपको फिर आसिफ अली जरदारी साहब सच्चे नजर आ रहे हैं और बिलावल साहब झूठे नजर आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट जो फैसला करेगी वो सबके लिए काबिल कबूल होगा। और आप लोग देखा होगा कि निगरान वजीर आज़म ने भी ये कह दिया है कि सुप्रीम कोर्ट जो फैसला करेगी मनोवान उसको तस्लीम किया जाएगा। तो जो भी कानून और आइन कहता है उसके मुताबिक 14 मई की मुझे कहानी याद है ना सुप्रीम कोर्ट की। कल हो 90 दिन में हो 120 दिन में हो इलेक्शन होने हैं। लेकिन इस वक्त कौम को जो जरूरत है वो माशी बहाली की जरूरत है। हमारी माशरत जिस गड्ढे में गिर चुकी है, अगर हम उसको बाहर ना निकाल पाए तो इलेक्शन भी उसका हल नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि तमाम सियासी जमातों को एक डायलॉग के तहत इकट्ठे होना चाहिए और माशी प्रोग्राम पे आगे अमल करना चाहिए और आइन के मुताबिक इलेक्शन होने चाहिए। जाहिर है इलेक्शन के बगैर तो मुल्क नहीं चल सकता, मुल्क बेआइन तो नहीं रह सकता ना। तो जब भी इलेक्शन होंगे आइन के मुताबिक होंगे और इंशाअल्लाह उसमें तमाम सियासी जमातें हिस्सा लेंगी। लेकिन हम ऐसे नहीं करेंगे कि शहबाज साहब कुछ और कहें और नवाज शरीफ साहब कुछ और कहें। दोगले नहीं बनेंगे आप। पार्टी की तरफ से वो आइन के मुताबिक होगी और एक बात होगी, फेयर लड़ाई करेंगे, फेयर रखेंगे, दोगले नहीं होंगे। लड़ाई तो खैर इलेक्शन, हम तो सियासी लोग हैं, हम तो सियासी लड़ाई की बात करूं ना मैं, कौन सा कोई
वो किसी और जमात का वतीरा था जो लड़ाई में बिलीव करती थी। हम तो डायलॉग में बिलीव करते वो तो गए ना, वो तो गए समुद्रों पार, नहरों पार। लेकिन आप मुझे बताएं कि आप इन्हें दोगला कह रहे हैं। आपने मुझसे पूछा कुछ, तो आपसे ही पूछ रहा हूं, और क्या फरिश्तों से पूछ रहा हूं सर? जरा प्लीज रिपीट कर दीजिए, मैं सुन नहीं पाया। ये तो आपको नहीं आवाज आएगी इस बात की। आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी दोगले हैं आपकी नजर में? जी, जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी हमारे लिए दोनों ही काबिल एहतराम है, हमारे इत्तेहादी रहे हैं, और मुमकिन है कि अगले इंतखाबात के बाद फिर कोई एक ऐसी इत्तेहादी हुकूमत बने, कोई ये बड़ी बात नहीं है। तो लेकिन हम उनकी इज्जत करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा इज्जत जो है वो कानून और आइन की है। वही कुछ होगा जो आइन कहता है, और आइन कहता है जो कानून बनाए वो कहता है। ना जरदारी साहब की बात दुरुस्त होगी, ना बिलावल साहब की, या दोनों की दुरुस्त होगी। अमल उस पे होगा जो आइन कहता है। जो आइन कहता है। मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। मुफ्ती साहब क्या हाल चाल है? ठीक है, खैरियत से, मजे में? अल्लाह का एहसान। अच्छा मुफ्ती साहब, ये मौलाना फजल रहमान आज के बिलावल साहब के बयान के बाद कैसी तबीयत है उनकी? पहले भी ठीक थी और अब भी ठीक है। अच्छा, नहीं वो तो आप कह रहे थे ना कि ये हमारे साथ दगा कर गए, बोला कुछ किया कुछ। जो पीडीएम की मीटिंग हुई थी हुकूमत की, उसमें कुछ बात कर रहे थे, बाहर आके कुछ बात कर गए। तो आज उन्होंने कहा कि आप तो हैं ही डरपोक, आलो कर लो गल। है बहरहाल, इससे आपको कुछ नहीं मिलेगा। आपने वही जुमला दोहराना है ना जिससे लड़ाई पैदा हो। मैं तो इस पर ज्यादा कमेंट नहीं करूंगा। जी सर। हमारी सियासी जमातों में नशे व फराज होता रहता है, हमने एक साथ काम किया है और आइंदे भी ऐसे चांसेस हैं। लेकिन मैं इतनी बात जरूर कहूंगा कि ये जो बिलावल साहब हैं ये तो अभी सीख रहे हैं ना। और पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ जो होता है वो जरदारी साहब की बात को शुमार किया जाता है। तो अब जरदारी साहब की तरफ से कोई बात आए तो फिर इंशाअल्लाह उसके मुताबिक कोई हिकमत अमली तय की जाएगी। सर, चेयरमैन ज्यादा ताकतवर है एज कम्पेयर टू को चेयरमैन, जो कि मुझे पता है। वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। तो आपको पता है। तो आप कह रहे हैं कि जरदारी साहब की बात ट्रस्ट वर्ती है एज कम्पेयर टू बिलावल भुट्टो जरदारी, हैं जी? नहीं, ये नहीं, देखो ना, वो पार्टी जो बेनजीर भुट्टो की शहादत के बाद जरदारी साहब ने बनाई है, ये तो बिलावल भुट्टो जो है इनकी जो तैयारी हो रही है अगले टर्म के लिए, दूसरी नस्ल के लिए। वो फॉरेन मिनिस्टर बन गए, आप कह रहे हैं, होंगे खुदा ना खास्ता। आप रहे कभी फॉरेन मिनिस्टर? ऐसे ना करें ना, फॉरेन मिनिस्टर बन के उन्होंने परफॉर्म कर दिया, आप कह रहे हैं सीख रहे हैं। ये मुझे अच्छा नहीं लगा। नहीं, ये मुझे नहीं अच्छा लगा। बैठे हुए हैं, पीछे लिखा हुआ है इन ट्रेनिंग, तो हर एक आदमी एहतियात से गाड़ी चलाते हैं। ठीक है, तो इसलिए आप कह रहे हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी को इस तरह के बयानात नहीं देने चाहिए, उन्हें अपने वालिद साहब की बात को मान लेना चाहिए, देने चाहिए ताकि पता चले वो किस तरह सीख रहा है। तो लेकिन आप उसको सीरियस न लेना, आपसे कहता हूँ, आप तो सीखे हुए। मैं नहीं सीरियस लेता। ये बैरामंद तंगी साहब सीरियस ले रहे हैं आपकी बातों को, वो हंस भी रहे थे। बिल्कुल ले ले, मैं बैरामंद साहब को भी जानता हूँ, वो हमें जानते हैं। हम एक सियासी क्लब के लोग हैं, हम किसी कहने पर हम नहीं झगड़ा करेंगे। मैं ये कह रहा हूँ ना कि एक आदमी एक गाड़ी चला रहा है, उस पर लिखा हुआ है कि इन ट्रेनिंग। अच्छा, तो फिर आपने गाड़ी चलानी है, उसको मारनी तो नहीं है ना, आपने एहतियात से चलना है। ले जी बैरामंद तंगी साहब, आपके बिलावल भुट्टो जरदारी की गाड़ी के पीछे तो एल लिखा हुआ है, लर्निंग। वो कहाँ पे लीडर बन गए? विकास साहब, मैं विकास साहब, मेरे अल्फाज जी जी मेरे अल्फाज ये हैं कि पीपल्स पार्टी का जो मौक़िफ़ होता है वो जरदारी साहब को पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ कहा जाता है। अब तो जाहिर है एक बात मुराद अली शाह साहब भी करेंगे, कायम अली शाह साहब भी करेंगे, बहरामंद तंगी साहब बात करेंगे। आज़ाद लोग ऐसे तो नहीं है, लेकिन जो पार्टी का बड़ा है अमलन, यानी वो जरदारी साहब कोई बात कर लेते हैं तो इसका माना है कि फाइनल बात होती है। तो फिर हम जरा उससे पहले बात नहीं कर रहे ना। पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जिसमें सबसे ज्यादा जमहूरियत है। वो एतजाज अहसन जो कि
अटक वाले के साथ खड़ा रहा, इन्होंने दोबारा उसे सीईसी में बुला के उसकी भी सजेशंस दी। तो इसलिए आप इस तरह ना करें, मेरे ख्याल से उनकी पार्टी में सबसे ज्यादा जमहूरियत है। अगर बहरामंद तंगी या इससे भी नीचे का कोई एमपी है या इससे भी नीचे कोई बंदा होगा, वो भी राय देगा तो शायद उसको वो मुकदम रख लें आसिफ अली जरदारी की राय से ऊपर, अगर उन्हें अच्छी लगेगी। मुझे ऐसा लगता है, आपको नहीं लगता? हाँ, लेकिन हेड तो हमारा हेड होता है ना, हेड होता है। आप संजीदा आदमी, आपको अंदाजा है कि जब बिलावल साहब की बात सामने आती है और आसिफ साहब की बात सामने आती है तो फिर बहरहाल बेटा तो मसला बेटा ये ना, अभी आजकल आपको है। आसिफ अली जरदारी की बात सूट कर रही है, मसला इतना है बस। नहीं सूट नहीं, मैं ये कह रहा हूँ ना कि वो गरम भी देखा, नरम भी देखा, हर एक जमीन पर पाँव रखा, जेल भी गए, वापस भी आए। तो वो जितनी एहतियात से बात करते हैं उतनी एहतियात से आप और मैं नहीं कर रहे। तो आप जब ट्रेनिंग कह रहे हैं तो फिर बिलावल भुट्टो जरदारी को भी नरम गरम जेल शेल देखनी पड़ेगी, फिर जाके वो इस तरह आसिफ अली जरदारी की तरह बसीरत हासिल कर पाएंगे। हैं जी, खैर मैं उसके लिए ख्वाहिश नहीं रखता, अल्लाह ताला उसको बगैर किसी मुश्किल के वज़ीर आज़म बना दे। लेकिन बहरहाल जब खुर्शीद शाह साहब की बात आएगी सामने, और जब आएगी एक कमरुज़्ज़मान कायरे की बात आएगी, नैयर बुखारी की आएगी, और वो रजा की आएगी, रजा रब्बानी की, और जरदारी साहब की बात आएगी, तो लोग जरदारी साहब की बात। और मैं आपको बता दूं, जरदारी साहब के अलावा मैंने सबको सुना है, नैयर बुखारी भी 90 दिन के ऊपर हैं, कमरुज़्ज़मान कारा भी 90 दिन के और ऊपर 20 दिन के नहीं है। मैं कहता हूँ कि वो सारे जरदारी साहब से मौक़िफ़, वो बिलावल के मौक़िफ़ के साथ करें, ये हमारे झगड़े का बायस नहीं है। अच्छा चलें, मैं तो आपके मंसूबे को नाकाम कर रहा हूँ, आप नहीं समझ रहे। कोशिश कर रहे हैं आप, लेकिन ना आप अभी तक ना लॉजिक नहीं दे पाए उस तरह का। चले खैर, नहीं, मैं आपको इत्तराम कह करता रहा हूं हूँ कि मैंने बिलावल भुट्टो की बात पे झगड़ा नहीं करना भाई, नहीं करना। आसिफ जरदारी साहब बात करेंगे फिर सोचेंगे झगड़ा करने, नहीं करना। अच्छा। मैं तो आपके यानी आप बिलावल भुट्टो जरदारी को समझते कुछ नहीं है, उनको पॉलिटिकल लीडर समझते नहीं है, आपने बस ठीक है बात कर ली। नहीं ऐसा ना कहें, अच्छा, बड़ी पार्टी के लीडर हैं, ये ऐसी बात ना करें। लेकिन देखो ना, हर एक सर के ऊपर सर तो होता है ना। कुरान मजीद का भी कहना है फौक कुल्ली ज़ी इल्मिन अलीम, हर तजर्बाकार के ऊपर तजर्बाकार होता है। ये उनकी अच्छी हिकमत अमली है कि उन्होंने एक नई नस्ल को अपने सामने बनते हुए देख रहे हैं और उसकी तरबियत कर रहे हैं। ज़ाहिर शुरू के अंदर बिलावल तो ऐसा नहीं था, आप माशाल्लाह बहुत अच्छी तकरीर कर रहे हैं। सर डन हो गया। ये रोज अफजूज में इजाफा होगा, और बहरहाल मौक़िफ़ जो होगा पार्टी का वो जरदारी साहब के मुंह से ले। बहरामंद साहब आप ही बता दें अपनी पार्टी का मौक़िफ़ किसका दुरुस्त साबित है, लर्निंग वाले का या लर्न का? देखिए विकास साहब आपने एल के बारे में कहा, मैं आपको बता रहा हूं कि 1980 में मैंने पीपल्स फेडरेशन से पॉलिटिक्स शुरू की सन 1980 से, और 38 ईयर्स के बाद 38 साल के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बाद जरदारी साहब ने मुझे इस काबिल समझा, मुझे टिकट दिया, और मैं 38 ईयर्स के बाद सीनेटर बन गया और आज मेरा 5वां साल है। तो 44 ईयर्स के बाद भी मैं कोशिश करता हूं कि मैं आप जैसे साथियों से सीख लूं, और मुझसे जितने भी सख्त क्वेश्चन होते हैं, मेरे लिए खुशी होती है कि मैं उस सख्त क्वेश्चन का जवाब अवाम के सामने अपने मौक़िफ़ के ज़रिए रख लूं। तो मैंने कभी एंकर के साथ इस पे पर्दा नहीं डाला है कि आप इस टाइप के क्वेश्चन क्यों करते, बल्कि मुझे खुशी होती है और मैं वेलकम करता हूं कि मैं सीख लूं। इसी तरह मैं सेनेट में भी मुख्तलिफ जगहों पे सीखने की कोशिश करता हूं। तो जब सियासत की बात आती है कि अगर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब फॉर द लास्ट 15 ईयर्स सियासत में फुल टाइम आए हैं, 5 साल हुकूमत में, 5 साल अपोजिशन में और 5 साल पार्लियामान में, तो ये ज़रूर है कि अगर वो सियासत करते हैं, पाकिस्तान के और सबसे बड़ी पार्टी के चेयरमैन हैं, तो सीखना तो होगा। वो वालिद साहब के शक्ल में भी, वो आप जैसे दोस्तों से भी, वो इस निज़ाम से भी, वो पूरी दुनिया की सियासत के एक्सपोजर विजिट से भी, वो इसलिए सीखेंगे कि वो सियासत चाहते हैं और सियासत करते हैं और चेयरमैन है। तो मैं समझता हूँ कि एल जो है वो पाकिस्तान के नहीं दुनिया के तमाम पॉलिटिशियन के पीछे लिखा है, एल इंक्लूडिंग बहरामंद तंगी। तो इस पे तो कोई दो राय नहीं है कि हम सीखेंगे नहीं तो हम अच्छे पॉलिटिशियन या मुल्क के लिए कितना अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं। यहां तो आपकी एल का जहां तक जरदारी साहब के और बिलावल साहब की जो स्टेटमेंट का ताल्लुक है, मैं एक दफा फिर कह रहा हूं, जरदारी साहब ने कहा कि इलेक्शन करवाना इलेक्शन कमीशन का काम है। जरदारी साहब ने कहा कि मईशत तबाह है, अगर मईशत के लिए मौजूदा निगरान सेटअप
और इदारे मिलकर काम करते हैं तो मैं अप्रिशिएट करता हूं। जरदारी साहब ने कहा कि इस वक्त पाकिस्तान मुश्किल से दो चार है, अगर इदारे अपना रोल प्ले करते हैं और पाकिस्तान को मुश्किल से निकालते हैं तो इसमें गैर आईनी कोई बात है। मैं समझता हूं कि जरदारी साहब ने भी मौके के मुनासिबत से पाकिस्तान के इन हालात के मुनासिबत से बात की है और तमाम जो बातें वो कॉन्स्टिट्यूशनल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल एटीट्यूड नहीं है। और अगर बिलावल साहब का मुतालबा है एक कि इलेक्शन कमीशन का काम है इलेक्शन करवाना 90 डेज में, तो मैं मुतालबा करता हूं कि 90 डेज में इलेक्शन हो। वाह, कॉन्स्टिट्यूशन तो एक है, कॉन्स्टिट्यूशन तो एक है जनाब, और कॉन्स्टिट्यूशन वो कहता है 90 दिन का। वो जरदारी साहब वाली बात तो है ही नहीं। फिर ये है विकास साहब, कॉन्स्टिट्यूशन है कि 90 डेज में इलेक्शन हो, ठीक है, लेकिन फिर अगर वो उसी वक्त है कि जब आपके सामने डिलिमिटेशन की बात ना हो, ठीक है। फिर अगर डिलिमिटेशन की बात आती है, हल्का बंदियों की बात आती है, सेंसस की बात आती है, तो अगर जरदारी साहब ने सेंसस को, डिलिमिटेशन को, हल्का बंदियों की बात की है तो उसके लिए भी आइन में जगह मौजूद है। तो मैं समझता हूं कि दोनों बातों को हम इख्तिलाफ राय नहीं कह सकते, बल्कि दोनों बातों को हम आइन और दस्तूर में रहते हुए बात कह सकते हैं। ठीक, चलो थोड़ा सा ना, अगर मुझे थोड़ा सा इजाजत दे दें, बुरा ना मनाइएगा, एक बंदा मारे थप्पड़ और दूसरा उसका भाई उसको लगा दे मरहम, आप ये कर रहे हैं। विकास साहब, फॉर गॉड सेक, आप वो बैश करते हैं, वो कहते हैं नहीं, मर गया, आपने उसको, जो डर गया वो मर गया, आपने उसको भी सियासी शक्ल दी। अभी जो आपने मिसाल दे दी उसको भी आप सियासत शक्ल दे रहे। मैं समझता हूं कि सियासत और मुहावरे अलग चीजें हैं, सियासत प्रैक्टिकल है, मुहावरे हैं मफरूजात। चले फयाज साहब, कि हम प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स पे यकीन रखते हैं। फयाज साहब, ना तो किसी ने थप्पड़ मारा है, ना ही बैश किया है, ना ही मरहम लगाई है, ये मुहावरा है, ना ही आप डरे हैं, ना ही भागे हैं। आप भी यहां पर हैं, वो भी यहां पर हैं, आप भी आ जाए, थोड़ी सी लचक दिखाएं। आप क्यों डर रहे हैं? मतलब मैं कह रहा हूं, वो नहीं कह रहे, मैं कह रहा हूं, आप क्यों डर रहे हैं भाई इलेक्शन से? क्यों भाग रहे हैं इलेक्शन से? इलेक्शन 90 रोज में आने चाहिए। आइन टूट रहा है, आइन को बचा लीजिए, खुदारा बचा लीजिए। शेख साहब, मजा आया? मौलाना साहब, आज आप शरारत के मूड में हैं, लेकिन इंशाल्लाह आपकी शरारत कामयाब नहीं होगी। हम आपस में कभी भी नहीं उलझेंगे, हम जमहूरी जमाते हैं। वाह, जहां तक मुझे डाल दें शरारती, मुझे बना लें तजर्बे का कोई नेमुल बदल नहीं है। जैसा कि जरदारी साहब ने कहा है कि हमें इलेक्शन 90 दिन में हो, 120 दिन में हो या 100 दिन में हो, हमें बुनियादी तवज्जो इस वक्त इस बात पे देनी चाहिए कि हमें मुल्क को माशी गड्ढे से, दलदल से जिसमें वो पीटीआई फंसा गई है, फेंक गई है, घर कर गई, उसमें से बाहर निकलना है। इलेक्शन ने हो जाना है, आइन के मुताबिक होना है। और आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि आइनी पिटीशनें सुप्रीम कोर्ट में आ चुकी हैं, और जो वो फैसला करेंगी कि 90 दिन में होगा या 120 दिन में होगा, उसके मुताबिक तमाम अमल करेंगे। तो बराए मेहरबानी आप इस बात पे तवज्जो करें कि हमें मिलजुल कर मुल्क को आगे की तरफ लेके जाना है, ना कि आपस की लड़ाइयों में लड़ते लड़ते ये ना हो कि एक की हो गई चोंच गुम और एक की दुम गुम हो जाए। ऐसा ना हो, इंशाल्लाह ऐसा होगा भी नहीं। आप देखेंगे कि वक्त के साथ साथ तमाम सियासी जमातें इस बात पे मुत्तफिक हो जाएंगे, और मुत्तफिक हैं कि जो हमारा आइन कहता है उसके मुताबिक अमल होना चाहिए, और आइन की तशरीह सुप्रीम कोर्ट ने करनी है। तो सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला कर देगी उस पर मनोआन अमल भी किया जाए। आपने वो मिलजुल कर बोला, तो मुझे पार्टी भाग रही है ना हम भाग रहे हैं, ना कभी भागे हैं। हमने तो 18 में भी इलेक्शन लड़ा था, जब हमारे खिलाफ पूरी एस्टेब्लिशमेंट हमारे खिलाफ थी, और हमारे मेंबरान के खिलाफ जेली झूठे पर्चे दिए जा रहे थे, उनके खिलाफ इंक्वायरियां हो रही थी। उसके बावजूद भी हमने इलेक्शन लड़ा था, और पंजाब में इलेक्शन, और अब जब आपके वो साथ हैं तो आप इलेक्शन नहीं लड़े। हैरानगी वाली बात है। वैसे किसने कहा इलेक्शन नहीं लड़ रहे? नहीं, मतलब जल्दी नहीं लड़े ना, 90 दिन के अंदर नहीं लड़े, लड़ना तो आपने है। वो कह रहे हैं ना, जब खिलाफ थे हमारे, हमने इलेक्शन लड़ा। आज साथ है, हमारी तरफ से सुप्रीम कोर्ट फैसला कर दे कि 60 दिन में इलेक्शन करें, हम उसके लिए भी तैयार हैं। नहीं, सुप्रीम कोर्ट क्यों? सुप्रीम कोर्ट भाग सकती है। कभी आप कहते हैं रिव्यू जजमेंट, मेरी बात सुनिए, एक कानून पास करते हैं आप, ना मैंने करना है, ना बिलावल साहब ने करना है, ना तंगी साहब ने करना है, ना मुफ्ती साहब ने। चलें, मैं एक छोटी सी ब्रेक ले लेता हूँ, मजीद बात करेंगे सर। छोटी सी एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे बात।
एक बार फिर से खुशामदीद। अच्छा मुफ्ती साहब, वैसे ना मुफ्ती साहब, बहरामन तंगी साहब और शेख साहब, आप तीनों बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं और तीनों ने तकरीबन पिछले 30 से 40 साल जितनी हमारी उम्रें हैं, मेरी तो वैसे थोड़ी कम ही है, तो तब से आप हुकूमतें माशाल्लाह कर रहे हैं। मैं आपसे बड़ा नाराज़ हूँ सर, इतने 30-40 सालों में ना भारत देखें कहाँ पर पहुँच गया। आज वो दुनिया के तमाम वज़ीर आज़म सदूर को नंगे पाँव आने पर मजबूर कर रहा है। वहाँ पर जाकर वो उनके लीडर को सलामी दे रहे हैं, उनके साथ रेल मुआहदे कर रहे हैं, और हम आज आपस में ये लड़ रहे हैं कि वो अटक वाले को किमें कैद रखना है, इलेक्शन 90 दिन होने ने कि नहीं होने, कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, इसकी इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट ने करनी है या पार्लियामेंट ने करनी है। यानी वी आर जस्ट स्टक अपनी इब्तिदा के ऊपर, प्रियम्बल में, इलेक्शन के प्रियम्बल में फंसे हुए हैं और अपनी माशी मौत से निकलने की बात कर रहे हैं। और वो देखें वो चांद पे पहुंच गए हैं, उनकी मैशत जो है वो आसमानों को छू रही है। मैं आपसे नाराज हूं सर, तीनों से। खुश करें मुझे, राजी करें। मुफ्ती साहब, पहले आपने किसको दावत दी तीनों में? मुफ्ती साहब आप बिस्मिल्लाह, आप सीनियर आदमी हैं। ऐसा है ना कि आपने उनकी मोदी साहब मिसाल दी ना, तो वहाँ जमहूरियत है ना, और यहाँ जमहूरियत नहीं है। अच्छा, और माफ कीजिए कि यहाँ एक और गलत, जी 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 फरमाइए फरमाइए, सुन रहे हैं आप। और एक गलत ये है कि जो लोग मुल्क दुश्मन होते हैं या आईन मुखालिफ होते हैं, उनकी सजा भी नहीं, उनको तो एजाज दिया जाता है। आपने 40 सालों में हम तीनों को गिना और फौजियों को नहीं गिना आपने। हालांकि 40 सालों के अंदर तो ज़ियाउल भी आता है, परवेज़ मुशर्रफ भी आता है। जब आप जैसे इनके दोनों रहे ही नहीं सर, मुंह को छुपाएंगे, उनको अल्लाह गिन रहा है और फरिश्ते, उनका नाम ही नहीं लेंगे और हम ही कोसेंगे, तो ऐसे ही होगा। आप जरा हकीकी जमहूरियत ले आए, ये ठप्पे वाली सियासत कर दें और कौम को मौका दें कि वो अपने लिए खुद लीडर का चुनाव करें, तो वो लीडर फैसला करेगा ना। अब ये डिमी जमहूरियत होती है, अब ये जमहूरियत धांधली ज़्यादा होती है, या खुद फौजी आ जाते हैं या वो ठप्पे लगा के दें। पाकिस्तान की मईशत में उस आदमी का बड़ा गंदा किरदार है जो 2018 की इलेक्शन सर में मैं आपको एक बात बताऊं, चले लेकर आज जरा मुफ्ती साहब थोड़े स्टेटिस्टिक्स के ऊपर बात कर लेते हैं। चले 2008 तक तो आपको तंग किया ना सबने, आप कह रहे हैं दूसरी कुव्वत ने 2008 तक आपको तंग किया और बार बार 4 दफा तंग किया। 2008 से आज तक तो जमहूरियत रही है, और 2008 के बाद ही वहां पर उनका जो मोदी है, जो बुच्चर है, जो मैं तो उसे फाशिस्ट कहता हूं, लेकिन अपने मुल्क के लिए वो देखें वो कितना बेहतर है कि उसने 12-13 सालों के अंदर कहां पर ले गया और हम 12-13 सालों में, 15 सालों में कहां पर ले आए। हुन दसो जरा। देखो मौलाना साहब, अगर आप मौलाना ना क्या करो, मैं डरदा। मैं नहीं, अगर आप संजीदा बहस करते हैं तो फिर आप हकायक को सामने रखना होगा। यहाँ वजीर आजम को कान से पकड़ के नहीं निकाला जी सर, यहाँ एक वजीर आजम को नाकर्दा गुनाहों में नाहल नहीं कराया, यहाँ वजीर आजम को फांसी नहीं दी गई, और यहाँ फौजी आए तो उनको जजेस ने नजरिए जरूरत है टाइम नहीं दिया, कि काले को सफेद नहीं कहा। तो जब आपके यहाँ जमहूरियत नहीं है तो फिर आप मुआवजे क्यों करते हैं इंडिया के साथ? वहां तो जमहूरियत थी। आपको याद होगा कि जब इंदिरा गांधी को मार दिया गया तो उस वक्त वहां का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ एक बारिश पर हुकूमत कर सकता था, इतना नजदीक था, लेकिन वो लोग तो नहीं आए। और यहाँ तो मुंह में राज टपक दिए तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बन जाता कि मैं कब किसी बहाने से हुक्मरान बन जाऊं। तो जब आपके पास जमहूरियत ही नहीं है तो आपको लीडर नहीं आएगा, लोगों को चुनाव का मौका नहीं मिलेगा, हक हुक्मरानी उनको आप नहीं देंगे, तो फिर इसी तरह होगा, फिर आप भुगते। और अगर आपने लोगों पर एतमाद किया और जमहूरियत की तरबियत मुसलसल होती रही, ताले आसमान नहीं हुआ, तो उसके बाद फिर आप मुआवजा करें, मुआवजे के लिए तैयार है, हम टैलेंट में उनसे कम तो नहीं है। सेनेटर बहरामन तंगी साहब आप बताइए। कि जमहूरियत जो है वो पाकिस्तान के लिए, इदारों के लिए, पार्लियामान के लिए और 24 करोड़ आवाम के लिए एक है कि हम पार्लियामानी निज़ाम को जितना मजबूत कर सकते हैं मजबूत करें, लेकिन पार्लियामानी निज़ाम के लिए भी पाकिस्तान के इदारे, अगर मैं इंडिविजुअल की बात करता हूं तो मैं पाकिस्तान के सबसे मुखालिफ रहा हूं डिक्टेटरशिप की, लेकिन बहैसियत एक इंस्टीट्यूशंस, अगर एक इदारा, अगर आप
अफवाज पाकिस्तान का इदारा ले ले, पाकिस्तान का इदारा है, हमारे बच्चे हैं, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए अपना खून बहा रहे हैं। अगर बाकी सिक्योरिटी फोर्सेस ले ले, उनके जवान अपने जानों की कुर्बानी देकर मुल्क की हिफाजत करते हैं। और मैं समझता हूं कि जब हुकूमत, पॉलिटिकल लीडरशिप, जमातें और ये इदारे मिलकर एक पिच पे काम करते हैं, तो ये जरूरत इस बात की है कि पाकिस्तान को इन मुश्किलात से निकालने के लिए न एक पार्टी कुछ कर सकती है, न सिर्फ पॉलिटिशियन कुछ कर सकते हैं, बल्कि मेरे ख्याल में तमाम इदारे, ये पाकिस्तान के इदारे हैं, इन इदारों में पाकिस्तान के बच्चे हैं, इन इदारों का जोड़ जो है वो पाकिस्तान, इसका मुस्तकबिल पाकिस्तान से है। तो मैं समझता हूं कि तमाम, लेकिन इनके साथ एक एक जो विकास साहब बैठे हैं, विकास साहब का भी एक रोल होना चाहिए। विकास साहब यानी सहाफत भी, मीडिया भी अपना एक कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले करना चाहिए। तो जब अगर मीडिया, इंस्टीट्यूशंस, पॉलिटिशियन और जमातें ये एक पिच पे आ जाए, तो मेरे ख्याल में इस वक्त हम पाकिस्तान को इन मुश्किलात से निकाल सकते हैं। मैं एग्री करता हूं आपके साथ कि इंडिया कहां पहुंच गया, मैं एग्री करता हूं कि बांग्लादेश कहां पहुंच गया। आपके बांग्लादेश की आप लिटरेसी रेशो देख लें, आप उसकी हेल्थ देख लें, आप उसकी जो इन्फ्लेशन है वो देख लें, और फिर आए हमारे मुल्क की तरफ, तो हमें दुख होता है। लेकिन मैं समझता हूं कि अगर आज आप देख लें कि पाकिस्तान के अंदर 9 मई को जी सर, क्या हुआ, पाकिस्तान में 9 मई को पाकिस्तान की डिग्निटी पे वार नहीं किया गया? क्या न्यूयॉर्क में, क्या पाकिस्तान के अंदर मेरे अफवाजी पाकिस्तान के शुहदा को गाली नहीं दी गई? क्या उस आदमी ने 3 साल पहले कहा था कि अफवाजी पाकिस्तान मेरे नजरिए के साथ है? अफवाजी पाकिस्तान किसी के नजरिए के साथ नहीं है, वो पाकिस्तान के नजरिए के साथ। अगर वो है तो पाकिस्तान के नजरिए के साथ है, वो अगर है तो पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम के नजरिए के साथ है। अफवाजी पाकिस्तान 24 करोड़ अवाम की ये सालमियत और बका की जामिन जुमात है। तो मैं समझता हूं कि हम अपनी सियासत करते हैं, लेकिन हमने हमेशा ये कोशिश की है कि इदारों को अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल करें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा ये समझती है, जी सर, आखिरी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समझती है कि आईन और दस्तूर की बलवाला हो, पार्लिमानी निज़ाम हो, और पार्लिमानी निज़ामी सियासत में जब आप पार्लिमानी सियासत करते हैं तो अपोजिशन लीडर की स्टेटस को तस्लीम करना पड़ेगा। अपोजिशन जमातों को, मीडिया पर्सन्स को अपने साथ ले जाके आगे बढ़ना चाहिए। जब पार्लिमानी निज़ाम में कोई प्राइम मिनिस्टर बाहर जाते हैं तो पार्लिमान को इत्तेमाद में लेके उस कंट्री को मैसेज देते हैं कि मेरे साथ मेरी पार्टी नहीं बल्कि पूरा पार्लिमान खड़ी है। इस जरूरत इस बात की, इन बातों की। शेख साहब, चलें, आपकी सारी बात समझ आ गई। शेख साहब, असल में हमारी बदहाली का, या बदहाली मैं क्या कहूँ, अब कुछ लोग बुरा भी मान जाते हैं, लेकिन जुबू हाली जो हम यहाँ पर पहुँचे उसकी बेसिक वजह यह थी कि इंस्टीट्यूशंस का आपस में जो क्लैश रहा है और जो मुसलसल हो रहा है, यही पाकिस्तान की वाहिद जुबू हाली की वजह है। या हमारी नीयत ही नहीं थी आगे बढ़ने की, अभी भी नहीं है। मैं मौलाना साहब आपसे 100% मुत्तफिक हूँ, लेकिन इन सब में से मुल्क को चलाने के लिए पार्लिमान होती है, फिर उसके बाद एस्टेब्लिशमेंट पीछे बैठी होती है, अदलिया होती है, और साथ में इदारे होते हैं और ब्यूरोक्रेसी होती है जो मुल्क को चलाती है। इनमें सबसे जो कमजोर है ना, वो पार्लिमान है। आपने बड़ी आसानी से सियासतदानों पे इल्जाम रख दिया कि आपने मुल्क की तरक्की के लिए कुछ नहीं किया। तो पाकिस्तान के 75 मैंने वोट आपको दिया था ना, आप मेरे हक के लिए लड़ाई करते, जंग लड़ते, चाहे जिससे मर्जी लड़ते, मुझे क्या लगे। तो आपका क्या ख्याल है कि हम जंग नहीं लड़े, जेलों में नहीं गए, फांसियां नहीं खाई, एनआरओ करके चले गए, एनआरओ करके वापस आ गए? तो आपका क्या ख्याल है, फांसी चढ़ के अल्लाह के पास ना जाते, दुनिया में वापस आ जाते? ऐसा मुमकिन ही नहीं है। देखे ना, अगर जेलें भुगती हैं तो सियासतदानों ने भुगती हैं। कभी कुछ जर्नैल गया है, अगर कोड़े खाए हैं तो अवामी नुमाइंदों ने खाए हैं, किसी जज ने खाए हैं आज तक, या किसी ब्यूरोक्रेट ने खाए हैं? सब जो मैं समझता हूँ कि जो सियासतदान है ना, वो पाकिस्तान का मजलूम तरीन तबका है। सबसे पहले हम इलेक्शन कमीशन को जवाब देते हैं, अपने गोशवारे दाखिल करते हैं, उसके बाद एंटी करप्शन भी हमारे लिए है, उसके बाद नैब भी हमारे लिए है, उसके बाद अदलिया भी हमें डिस्क्वालीफाई करती है। कभी किसी जर्नैल को भी सजा मिली है आज तक पाकिस्तान में?
जब जर्नैल कहते हैं कि हमारा अपना एहतसाब का सिस्टम है, जज कहते हैं आप हमें नहीं पूछ सकते, हम 209 के तहत अपना एहतसाब खुद करेंगे। हमारा एहतसाब तमाम इदारे करते हैं, बाकी इदारों का एहतसाब वो खुद करते हैं। तो मुल्क कैसे तरक्की करेगा? जब इतनी डिस्पैरिटी होगी तो वो मुल्क तरक्की नहीं करेगा। ये तमाम सियासी जमातों को मिल बैठकर पार्लियामान को मजबूत करना पड़ेगा। अगर इंडिया ने तरक्की की है जैसे कि वाकई की है, तो वहां पे कभी मार्शल नहीं आया, वहां कभी जजों ने मार्शल को जस्टिफाई नहीं किया, कभी आइन को तोड़ने की इजाजत अदलिया ने वहां कभी नहीं दी। तो यहाँ पे जो काम हुए हैं उसमें सब बराबर के शरीक हैं, और सबसे कम अगर किसी का जुर्म है तो वो सियासतदानों का है। अब भी मैं समझता हूँ कि सियासतदानों को ये समझ जाना चाहिए कि हम मिल बैठकर जमहूरियत के तहत पार्लियामान को मजबूत करके ही मुल्क को तरक्की की राह पे ले जा सकते। चलो एक वन लाइनर सर मुफ्ती साहब आप भी बता दीजिएगा, बहरमान साहब भी, कि इस वक्त ग्रैंड नेशनल डायलॉग का सियासतदानों को और तमाम इदारों को बैठकर करने की जरूरत है। यस, और उसमें जो आपके मोस्ट राइवल हैं उनको भी, और उनको गुंजाइश भी देनी चाहिए कि उनको माइनस ना किया जाए, जिसमें मैं पीटीआई की बात कर रहा हूँ, दीगर भी सियासी जमातें जो हैं। पीटीआई तो हमसे बात करने के तैयार ही नहीं, वो तो कहती है कि जनरल आसम मुनीर से बात करेंगे, सियासी जमातों से बात नहीं करेंगे। मुफ्ती साहब योर कमेंट सर, वन लाइनर। मेरे कमेंट तो बहुत आसान है। अगर 9 मई के मुजरिमों को कैफरे किरदार तक पहुंचा दिया जाता है फिर इस बात की सख्त जरूरत होगी, और अगर मुबहम छोड़ दिया जाता है फिर इसकी कोई जरूरत नहीं। ठीक सर, बहरमान तंगी साहब। मैं विकास साहब ये समझता हूँ कि तमाम जमातें इलेक्शन में हिस्सा ले रही है और हर एक आदमी कह रहे कि मेरा वज़ीर आज़म आएगा, तो तमाम जमातों को फिर चाहिए कि मौजूदा सेटअप को, मौजूदा इदारों को सपोर्ट कर लें, ताकि आने वाली इलेक्टेड हुकूमत, इलेक्टेड बॉडी जो है वो आराम से आसानी के साथ पाकिस्तान की और कौम की खिदमत करे। बहुत शुक्रिया बहरमान तंगी साहब, शेख फयाज साहब, मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। देख लेते हैं, वापस आते हैं। पाकिस्तान माशी तौर पर भारत से तो पीछे रह गया, लेकिन ओडीआई में पाकिस्तान नंबर 1 है, भारत उससे पीछे है। लेकिन आज का दिन कैसा रहा, और जो कल बारिश के बाद अगर मैच शुरू होता है तो पाकिस्तान उसको पिछाड़ पाएगा, या फिर जो लोग कह रहे थे कि शुक्र है जी आज बारिश हो गई ब्रेक के बाद। एक बार फिर से खुशामदीद। भारत ने 24.1 ओवर में 2 विकेटों के नुकसान पर 147 रन बनाए। बारिश की वजह से मैच मुअत्तल हुआ और पहले ही रीशेड्यूल किया गया था। वसीम बारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया। वसीम बारी साहब, आप भी उन लोगों में शामिल हैं जो कि थोड़ी बहुत दुआ की होगी कि बारिश हो जाए। देखिए, ये जो एक डिफेंसिव सोच की बात है, पाकिस्तान की जो टीम है वो वेल सेट टीम है, कॉन्फिडेंस वाली टीम है। पाकिस्तान टीम को तो ये सोच रखनी नहीं चाहिए, उनको तो सोच रखनी चाहिए कि हम हर मैच जो है वो जीतेंगे और अच्छी तरह जीतेंगे। ठीक सर। तो आज जब मैच खत्म हुआ तो जैसे आपने कहा कि 24 ओवर हो गए और 147 रन किए, थोड़ा सा पल्ला हिंदुस्तान का भारी हो गया। अगर 20 ओवर्स का मैच हो जाता तो फिर पाकिस्तान के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते। अब कल मैच जब शुरू होगा 3 बजे, तो 24 ओवर के बाद जितने ओवर जाए 36 ओवर वो करने पड़ेंगे। पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी होगा कि 2 विकेटें या 3 विकेट जल्दी से ले अपने अटैकिंग बॉलर्स के साथ। डिफेंसिव होने से तो और मुश्किलात हो जाएंगी। कल जब मैच शुरू होगा तो अगर 2-3 विकेट क्विक ले ली तो पाकिस्तान की टीम वापस मैच में आ जाएगी। ठीक, तो सर ये अगर कल भी बारिश हो जाती है तो एक पॉइंट पाकिस्तान को मिल जाएंगे, उनको भी 1 पॉइंट, हमें भी 1 पॉइंट मिल जाएगा। कल की फोरकास्ट भी है बारिश की, 90% बारिश की है। हाँ जी, प्रेडिक्शंस है। ऐसे लग रहा है कि कल भी बारिश होगी और काफी तेज बारिश होगी, तो 1 पॉइंट मिलेगा। तो सर ये इन लोगों को जब एशियन क्रिकेट काउंसिल को जब मैचेस की शेड्यूल बनाना चाहिएगा तो वो लॉन्ग टर्म फोरकास्ट तो इन मुल्कों में मिल ही जाती है और एक्यूरेट फोरकास्ट मिलती है। तो बारिश से पूरे टूर्नामेंट का मज़ा ख़त्म हो गया। मज़ा ख़त्म हो। तो सर एक तो मेज़बानी पाकिस्तान कर रहा है, पता नहीं किस तरह की मेज़बानी कर रहा है, तो जो आगे फाइनल वगैरह शेड्यूल होना है जो कि इसमें अमेंडमेंट हो रही हैं, जैसे ये इसके अंदर भी पाकिस्तान भारत की भी अमेंडमेंट हुई थी, तो अभी भी गुंजाइश है कि अमेंडमेंट करके ले आएँ पाकिस्तान में मैच। पाकिस्तान में तो आइडियल कंडीशन थी
लेकिन उन्होंने तो ये पॉलिटिकल रीजन बनाया था कि इकोनॉमिकली सिचुएशन अच्छी नहीं है और कुछ टीमें आना नहीं चाहती, खेलना नहीं चाहती। ये एक बहाना बनाया था, क्योंकि ये डिसीजन जो होता है ये तो बोर्ड का डिसीजन तो नहीं होता, ये तो हुकूमत डिसीजन करती है। हुकूमत ने डिसीजन जैसे किया होगा तो बोर्ड को, इंडियन क्रिकेट बोर्ड को वो मानना पड़ा। लेकिन आइडियल कंडीशन होती है पाकिस्तान में, कंडीशन वेरी गुड, फैसिलिटीज बड़ी अच्छी हैं, और जब तक विकेट्स अच्छी नहीं होती और एटमोसफेयर अच्छा नहीं होता तो स्टेक होल्डर्स को फायदा भी नहीं होता। जब तक पब्लिक आज 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 जो इतनी अच्छी टीमें दुनिया की खेल रही थी, पब्लिक बिल्कुल देखने के लिए आई नहीं, वहाँ स्टेडियम खाली था। तो पूरी तरीके से टूर्नामेंट का जो मजा खराब, तो भारतीय पब्लिक वो उठा ही नहीं सकती जब तक कंपटीशन टफ नहीं होगा। तो अब ये जो एशियन के लास्ट फोर के मैचेस होंगे उसमें भी अब देखेंगे बारिश का इम्कान है। तो ये तो इससे ये हुआ कि फुल मैच जा नहीं सकेगा और पब्लिक भी इंजॉय नहीं करेगी और प्लेयर्स भी इंजॉय नहीं करते। ठीक। अच्छा सर, आज की जो बॉलिंग है पाकिस्तान की, उस पर ज़रा थोड़ा सा डिफेंसिव रहे हम, क्या वजह थी? पिच उस तरह की बनाई गई थी, बैटिंग पिच बना दी, वजह क्या बनी सर? देखिए, पाकिस्तान ने लेंथ जो थी वो मुनासिब लेंथ जो जरूरी थी वो नहीं थी। एक बॉलर ने, नासिर शाह ने लेंथ की थी, अफरीदी ने ओवर मिस बॉलिंग की और वो एक्सपेंसिव हो गया। नासिर शाह ने बेहतरीन बॉलिंग की, बॉल मूव भी हो रही थी और लेंथ भी अच्छी थी। वो तो अगर पाकिस्तानी गिल का कैच 0 पर पकड़ लेते और दूसरा चांस तो शर्मा का निकला था वो भी हो जाता तो सूरत हाल कुछ और होती। अब बॉलर तो कैच ही निकाल सकते ना, जब तक आप कैच नहीं पकड़ेंगे तो आप अब आउट कैसे करेंगे। तो नासिर शाह ने बेहतरीन बॉलिंग की, नसीम शाह जी और बहुत अच्छी बॉल मूव भी की और लेंथ अच्छी थी। ये फुल लेंथ बॉल जो थी कोई इस विकेट पर कामयाब नहीं हो सकती। तो एडजस्टमेंट अफरीदी से आज नहीं हुई, तो बहुत देर में हुई। तो उनको अच्छी लेंथ पर बॉल करना जरूरी है। तो सर ये जो हारिस रऊफ हैं, उनकी बॉलिंग को किस तरह आज आपने देखा, जो एक 24 ओवर में उनका स्पेल था? रऊफ ने गेंद अच्छी की, लेकिन अनलकी रहे कि वो कोई और विकेट नहीं ले सके। तो ये जरूरी नहीं होता कोई सेशन में विकेट मिलती है, कोई सेशन में विकेट नहीं मिलती। और सुबह में मैं समझता हूँ कि नासिर शाह से और अफरीदी से गेंद करवानी चाहिए, या नासिर शाह या नसीम शाह जी से गेंद करवानी चाहिए और अफरीदी से गेंद, क्योंकि पाकिस्तान को बहुत ज़रूरी है कि कोई पहले 10 ओवरों में 2 विकेट ले लें। अगर 2 विकेट ले लेंगे तो फिर मैच में वापस आ जाए। और सर बैटिंग के लिए आप क्या समझते हैं कि कितना हदफ इस पिच के ऊपर अगर पाकिस्तान को मिलता है, अगर मैच होता है, बारिश नहीं होती, तो कितना हदफ? पाकिस्तान की बैटिंग अच्छी है और बैट्समैन फॉर्म में भी हैं। पाकिस्तान इस विकेट पर मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान 250 से 300 रन कर सकता है। तो मगर पाकिस्तान को, हिंदुस्तान को 250 से 270 रन में आउट कर लेना चाहिए। अगर 270 रन से ज़्यादा हो गए तो फिर ज़रा मुश्किल होगा पाकिस्तान के लिए रन करना। और कल के मैच में जब ये दोबारा आएंगे तो प्रेशर किस टीम के ऊपर ज़्यादा आपको लगता है साइकोलॉजिकल प्रेशर तो जी हिंदुस्तान के ऊपर था। हिंदुस्तान घबराई हुई थी हमारे बॉलर से, और हमारे बॉलर ने आज कोई लाइन वो नहीं थी जो करनी चाहिए थी, एडजस्टमेंट आज नहीं किया। और दूसरी चीज़ ये कि हमारे 4th और 5th बॉलर की कमजोरी है जी सर, इसको भी कवर अप करना पड़ेगा बाबर को, क्योंकि 4th बॉलर और 5th बॉलर भी तकड़ा बॉलर होना जरूरी है। पहले 3 बॉलर अगर विकेट नहीं लेते तो पाकिस्तान 4th और 5th बॉलर से स्ट्रगल करता है। ये एक कमजोर एरिया है जो पाकिस्तान को कवर करना चाहिए। ठीक। और सर फील्डिंग के ऊपर अगर थोड़ा सा, क्योंकि 2 कैच भी आज, एक तो स्लिप से
जिस तरह वो तीनों को नहीं समझ आई, 2 स्लिप पे खड़े थे, पीछे थे। एक मुहावरा था वो, रिजवान का तो कैच था ही नहीं, वो तो फर्स्ट स्लिप और सेकंड स्लिप का कैच था। जी। रिजवान ने जो झटका मारा तो उसी झटके में वो सेकंड स्लिप और फर्स्ट स्लिप भी रुक गए थे कि ये तो रिजवान आ रहा है। रिजवान का तो कैच था ही नहीं वो, था ही नहीं। और फर्स्ट स्लिप और सेकंड स्लिप वाले आराम से पकड़ लेते थे। ठीक, चलें, बहुत शुक्रिया वसीम बारी साहब, आप हमारे साथ मौजूद हैं। उम्मीद करते हैं कि कल का दिन अगर हो, इंडिया का मैच पूरा हो, बारिश ना हो, और उसके बाद पाकिस्तान के ऊपर वो कह रहे हैं कि इंडिया के ऊपर साइकोलॉजिकली थोड़ा सा प्रेशर हो सकता है, क्योंकि अगर बारिश हो जाती है उस सूरत में भी पाकिस्तान को 1 पॉइंट मिल जाएगा, और अगर हार भी जाते हैं तो भी पाकिस्तान बेहतर पोजीशन में हो सकती है एज़ कम्पेयर टू इंडिया। बट इंडिया के ऊपर साइकोलॉजिकली ज़्यादा प्रेशर होगा, मगर इसका वजह यह नहीं कि पाकिस्तान को थोड़ा रिलैक्स होना पड़ेगा। जो लड़के हैं उन्हें बेहतर, जिस तरह वो भी कह रहे हैं कि आते ही 1-2 विकेट लेनी पड़ेगी अगर मैच होता है, बारिश नहीं होती। इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।